हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ टाइट्रेशन, जो कि हमने बात कर रहे थे कि हमने पढ़ा जो भी एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, थियरीज़ के बारे में, ओके, और न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स के बारे में, ओके। अब हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमने अब यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट करनी है, एस से स्टार्ट करनी है। तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं टाइट्रेशन के अंदर, ओके। तो उस टेक्निक्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टेक्निक्स फॉलो होते हैं टाइट्रेशन में। तो पहला जो है हम बोलते हैं दैट इज़ ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन, ब्लैंक टाइट्रेशन, ओके। सेकंड बात करें हम देखते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन, ओके। फिर नेक्स्ट की बात करें हम देखते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, ओके। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ना है कि इसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्योंकि अगर जब तक हम इनके बारे में नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, टेक्निक्स हैं। ये हमारे टाइट्रेशन के क्या हैं, टेक्निक्स। ये टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स हमें नहीं पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो हम टाइट्रेशन हो या उसकी वैल्यूज़ हो, उसको डिफरेंट तरीके से, या हम जैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या करते हैं, ठीक तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इस चीज़ को पहले आप ध्यान से समझ लो कि ये ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होता है, ये डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है, और ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है। फिर इसमें कुछ वर्ड्स जैसे आ जाते हैं, कुछ और बेसिक टर्म टाइट्रेशन में आपको आ जाता है ऐसे। ये ऐसे क्या होता है, ओके। एंड फिर हम बात करेंगे प्यूरिटी। ये प्यूरिटी क्या होती है। तो चलिए सारी चीज़ के बारे में हम शुरू करते हैं समझना। हम सबसे पहले समझेंगे ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होता है। हम सबसे पहले देख रहे हैं ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन, ये ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होता है, ओके। नाउ तो हम देखते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन का जो हमारा ये कहेगा, डेफिनेशन हमारा कहता है। तो हम इस डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, ओके। सो हमारा डेफिनेशन कहता है ए ब्लैंक टाइट्रेशन, ए ब्लैंक टाइट्रेशन is done। हम पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को ये कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। विदाउट ए ब्लैंक टाइट्रेशन is done without thus analyte or sample which has to be analyzed without analyte, or you can say sample, or sample present to check to check the possible source of error। ओके। सो हम बात कर रहे हैं ब्लैंक टाइट्रेशन में। तो ब्लैंक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें करते क्या हैं कि हमारा जो एनालाइट है, जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, हम उनको ना रखते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं टू चेक पॉसिबल
सोर्स ऑफ एरर, पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर को चेक करने के लिए हम इस चीज़ का इस मेथड को इम्प्लॉयड करते हैं। सो इस चीज़ को करते कैसे, इस चीज़ को समझो। हमने तो इस चीज़ को समझ लिया कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमने क्या करना है, हमने एनालाइट को नहीं लेना है। अब किस तरीके से नहीं लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं हम इसका प्रिंसिपल क्या फॉलो कैसे होता है। ओके, हम इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मानना है कि हमने पॉसिबल एरर को ये कर रहे हैं कि मतलब ये मिनिमाइज़ करने के लिए हम ब्लैंक टाइट्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप पढ़ोगे आगे की इसमें क्लासेस में और सेमेस्टर्स में आपको आएगा एस्से, ठीक है, और एस्से ऑफ आता है आपको आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन, ओके, इज अ टाइप ऑफ ड्रग। ओके, आइबुप्रोफेन, इट इज अ नसेड्स क्लास ऑफ ड्रग। ओके, सो इसकी एस्से करनी होती है। अब एस्से क्या होता है मैं आगे की पोर्शन में आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले आप इस चीज़ को समझो कि हमने एस्से की ये करनी है, आइबुप्रोफेन की एस्से करनी है, सॉरी। तो इस चीज़ में ब्लैंक टाइट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं इस चीज़ को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आपको बेटर समझ आएगा। सो ये जो आइबुप्रोफेन होता है ये वीकली एसिडिक होता है। मोस्टली जो हमारे ड्रग्स होते हैं या तो वो वीकली एसिडिक हैं या तो वीकली बेसिक हैं। ये हमारा कैसा होता है, वीकली एसिडिक। ओके, इट इज़ अ वीकली एसिडिक। सो इसकी हमने ऐसे करनी है बाय द टाइट्रेशन मेथड। ओके, सो हम यहाँ मान रहे हैं, हम यहाँ लेते हैं ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। ओके, दिस इज आवर कॉनिकल फ्लास्क ओवर हियर। ओके, और हमारा यहाँ पे क्या है, सैंपल है, ठीक है, ठीक है। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिसकी जो टाइट्रेशन होती है इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे इथेनॉल की, हम यूज करेंगे एथेनॉल की, और यूज करेंगे क्योंकि टाइट्रेशन मेथड डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इंडिकेटर इन द फ्लास्क, इंडिकेटर। ओके, एंड देन ऊपर से हम ब्यूरेट से क्या करते हैं, जो हमारा ये ब्यूरेट होता है, देन हम यहाँ से बात करें, हम यहाँ से क्या करते हैं, NaOH से टाइट्रेशन करते हैं। ओके, सारा चीज़ है, ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है, जब ये जो इथेनॉल है हमने जो यहाँ पे यूज किया इथेनॉल का, ओके, इथेनॉल का जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या हो सकती है, हमारे कैलकुलेशन में एरर कॉज हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा आइबुप्रोफेन क्या है, एक वीकली एसिडिक है। ओके, इट इज़ अ वीकली एसिडिक। सो क्या होगा, हम यहाँ पे जब NaOH के साथ ये करेंगे, ठीक है, तो जब NaOH के साथ यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो ये जो आइबुप्रोफेन है, हम इसकी बात करें, आइबुप्रोफेन की बात कर रहे हैं, ये आइबुप्रोफेन NaOH कंज्यूम करेगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पे जो इथेनॉल हम यूज कर रहे हैं फॉर द टाइट्रेशन, जो हमारा इथेनॉल है, इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली एसिडिक है। ये कैसा है हमारा, स्लाइटली एसिडिक, इट इज़ अ स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है। ओके, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करेगा, कुछ NaOH को ये भी कंज्यूम कर लेगा, और ये कंज्यूम कर लेगा तो इट विल कॉज एरर, इट विल cause error here। okay, it will cause error here, ठीक है। सो हम इस केस में करते क्या है, इस केस में हमें क्योंकि एरर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं सैंपल के साथ करते हैं जो हमने टाइट्रेशन कर ली, और एक क्या करते हैं, हम लेते हैं एक फ्लास्क ओवर हियर, सब कुछ सेम होगा जैसे हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पढ़ा था। ओके, यहाँ पे हम इथेनॉल का भी यूज करेंगे, इथेनॉल होगा, यहाँ पे इंडिकेटर भी होगा, या हम बोल रहे हैं यहाँ पे है हमारा इंडिकेटर। ओके, और ऊपर से हमारा क्या आएगा, NaOH भी आएगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्या है हमारा, देयर इज़ नो सैंपल, देयर इज़
नो सैंपल ओवर हियर। ओके, यहाँ पे क्या है, हमारा सैंपल नहीं होगा। ओके, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे, इसमें हम इसकी बात करें, हम इसको ए से लेबलिंग कर देते हैं और इसको बी से लेबलिंग कर देते हैं। ओके, हमने 2 फ्लास्क ले लिए हैं, एक में हमने सैंपल नहीं लिया है, एक में हमने क्या लिया है, सैंपल लिया है। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे फ्लास्क ए में जो एसिडिक ये है, हम बात करें मीडियम की, वो बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आइबुप्रोफेन भी है, यहाँ पे इथेनॉल भी, इथेनॉल इज स्लाइटली एसिडिक। ओके, एंड आइबुप्रोफेन भी है साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे जो एसिडिक का ये है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ए के पास कम है। ठीक है, तो डेफिनेटली होगा क्या कि यहाँ पे ए के केस में जो NaOH होगा वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और बी के केस में NaOH थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा। ठीक है, अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमने जो NaOH यहाँ कंज्यूम किया है, ओके, यहाँ ज़्यादा है, ये कम है। ओके, अगर हम इसको क्या कर दें, करेक्शन मेट करके क्या कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हमने एरर कॉज किया था, इस इथेनॉल ने जो भी NaOH को कंज्यूम किया है, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा कैलकुलेशन होगा उसको मोर एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लैंक टाइट्रेशन। इसलिए हम ब्लैंक टाइट्रेशन को करते हैं, और बहुत सारे आप ऐसे में पढ़ोगे कि बहुत ज़्यादा आते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन को लेके, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे मैंने जिस तरीके से समझाया, एंड आप इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लैंक टाइट्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन बहुत इजी है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, आप इजीली समझ लोगे, क्योंकि जो डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है सिंपल टाइट्रेशन की तरह ही है। फॉर एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, HCl का टाइट्रेशन कर रहे हैं NaOH के साथ, तो ये क्या है, एक एग्जांपल है डायरेक्ट टाइट्रेशन का। ओके, तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट टाइट्रेशन से समझ सकते हैं। हम अब यहाँ बात करेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन में, हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के बारे में। हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, दैट इज बैक टाइट्रेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज बैक टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन जिसको हम बोल रहे हैं, इट इज अ बैक टाइट्रेशन, इट इज अ बैक टाइट्रेशन, इट इज अ बैक टाइट्रेशन हियर। It is a back titration. ओके, सो अब हम इस इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के स्टेटमेंट को देखते हैं। ओके, इसके स्टेटमेंट को हम पहले देख लेते हैं। ओके, सो इसका स्टेटमेंट कहता है, इट इज अ टाइट्रेशन, इट इज अ टाइट्रेशन method. It is a titration method where the concentration of an analyte is determined by reacting it with a known amount of excess reagent, by known amount of excess reagent, the remaining
the remaining axis reagent, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, या the remaining axis reagent is titrated, is, you can say, then titrated with another second reagent. So this is the statement for back titration और indirect titration. So इस चीज़ को एक बार और देख लेते हैं। तो इस टाइट्रेशन में हम करते क्या हैं, जो भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट डिटरमाइन करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं नोन अमाउंट हमारा नोन होगा, लेकिन एक्सिस में होगा, जो हमारा रिएजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा एक्सिस में। देन जो हमारे एक्सिस में है उसको जो फ्री फॉर्म में बच गया है, देन उसकी फिर क्या करते हैं, फर्दर टाइट्रेशन करते हैं विथ सेकेंड रिएजेंट, जो कि हमारा दूसरी रिएजेंट के साथ उसका फर्दर टाइट्रेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हमारा काम डायरेक्ट टाइट्रेशन से हो रहा था, सो हमने बैक टाइट्रेशन क्यों लिया, रीज़न वाई, मैं इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, वाई वी आर यूजिंग दिस टाइट्रेशन। हम कुछ रीजंस को देखते हैं। पहला होगा हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ एनालाइट, सेकेंड रीज़न की हम बात करें, वॉलाटाइल नेचर, अगर एनालाइट की जो नेचर है क्या कैसी है, वॉलेटाइल नेचर की है। ओके, हम बात करते हैं थर्ड रीज़न, दैट इज इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं, इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं, इसीलिए। फोर्थ हम बात करते हैं रिएक्शन स्लो है इन द केस ऑफ वीक एसिडिक और वीक बेसिक। एंड द लास्ट वन जो कि बहुत ही जनरल है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड एंड पॉइंट, जो कि एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का जो फाइंड हम कर रहे हैं विथ डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या है, डिफ़िकल्ट है। हम बोल रहे हैं इट्स अ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट बाय दिस। ओके, सो ये रीज़न है हमारा बैक टाइट्रेशन करने का। अब इस बैक टाइट्रेशन को हम जो करते हैं, इसका मेन प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ये मेन प्रिंसिपल क्या फॉलो होता है इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के अंदर, तो इस चीज़ को चलिए हम देखते हैं। ओके, सो हम फिर से क्या करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। ओके, मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ। ओके, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक कॉनिकल फ्लास्क। ओके, दिस इज आवर कॉनिकल फ्लास्क हियर। ओके, सो हमारे इसके अंदर इस कॉनिकल फ्लास्क में ए नाम का एनालाइट है, जिसकी हमें क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। सो हमने बोला कि जो हम बैक टाइट्रेशन का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि वो जो कंडीशन थे, 5 कंडीशन थे, 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को आप मान लो कि ए के साथ ये कंडीशन हो रहा है, जो कि बैक टाइट्रेशन के लिए कंडीशन थे, तो हम इस चीज़ को मान के चल रहे हैं, हमें बैक टाइट्रेशन ही करनी है।
तो हम इसमें करते क्या है, इस केस में हम क्या करते हैं, ए की एनालिसिस करनी है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, बी को एक्सिस में इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, हमारा बी क्या होगा, एक्सिस में प्रेजेंट होगा। ओके, सो हम यहाँ मान रहे हैं कि हमारा जो बी है, क्योंकि ये जो ए है ये क्या था, पहले क्या था, ये अभी भी क्या है, ये है हमारा अननोन। ओके, अननोन, और बी क्या है हमारा, इट्स अ नोन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, सो क्या होगा, हमने एक्सिस में बी ऐड कर दिया, मतलब ये कि हमने एक्स्ट्रा अमाउंट में ऐड किया जो कि ए से ज़्यादा होगी। हमें पता है कि हमने वॉल्यूम कितना लिया है, लेकिन ए से ज़्यादा लिया है, और ए से ज़्यादा लिया है तो क्या होगा कि कुछ जो पार्ट्स होंगे बी के वो ए के साथ रिएक्ट कर लेंगे, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, और कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ फॉर्म क्या हो जाएंगे, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो बी हो जाएगा ये अब अननोन हो जाएगा। अब फिर इसके हम फर्दर जो बी की टाइट्रेशन करा देंगे विद द सी, हम बी की फिर से क्या कर देंगे, फर्दर टाइट्रेशन करा देंगे विद द सी। सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारा जो बी टोटल है, टोटल वॉल्यूम जो हमने बी का लिया वो क्या है, वह है हमारा अल्फ़ा। ओके, और हम ये चीज़ मान लेते हैं कि ये जो हमारा बी है, ये बी है, ये किस किस चीज़ से बना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इस चीज़ को। ओके, ये जो टोटल है, ये टोटल क्या है, हम मान लो कि इसके दो पार्ट हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डेट इक्वल टू अल्फ़ा। ओके, सो हम ये मान रहे हैं कि इसका जो अल्फ़ा पार्ट है उसने बी के साथ रिएक्ट करा है, ये जो एनालाइट है उसके साथ अल्फ़ा 1 ने रिएक्ट करा है। अल्फ़ा 2 क्या है हमारा, अल्फ़ा 2 हियर जो है हमारा फ्री फॉर्म में है, फ्री है। ओके, अल्फ़ा 2 हमारा यहाँ पे क्या है, फ्री फॉर्म में। इस चीज़ को आप ध्यान से समझते चलोगे। ठीक है, सो हमने ये माना कि जो टोटल बी है हमारा क्या है, अल्फ़ा है, और बी के दो पार्ट हमने कर दिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मिलके हमारे अल्फ़ा बना रहा है। ये जो है हमें अल्फ़ा तो पता है ना, टोटल हमने कितना यूज किया वहाँ पे, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में डाला तो ज़रूर है, लेकिन हमने पता था कि हमने कितना डाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बच रहा है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, क्योंकि अल्फ़ा 1 ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, अल्फ़ा 2 बच रहा है। हमने क्या किया, फर्दर ऊपर से क्या किया, टाइट्रेशन करा दिया है। तो ये जो बी रीमेन है, हम इसको बी रीमेन को बी आर डाल देते हैं। ओके, ये जो बी आर है ये क्या है, अल्फ़ा 2 है, और इसकी क्या करेंगे, फिर फर्दर हम टाइट्रेशन करा देंगे एंड इट विल गिव सम ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग दे देगी ये कुछ हमें। ठीक है, दैट विल बी सम काइंड ऑफ वॉल्यूम वी विल गेट हियर। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमें आ जाएगा कि जितना भी ये बचा होगा, यहाँ पे जितना भी अल्फ़ा 2 बचा होगा वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सी के साथ, और ये रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। सो अब हम ये हो गया कि बी कंज्यूम्ड हो चुका, ऑल कंज्यूम हो चुका। सो अब यहाँ देखो, अब इस इक्वेशन को देखो, हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। सो अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमने क्या ली है, ए के साथ है ना, तो इसको ए ले लो। ठीक है, ओके, अल्फ़ा 2 को आपको यहाँ से मिल जाएगा ना इसकी वैल्यू, ये अल्फ़ा 2 जो हमारा ये बी के जी रीमेन क्वांटिटी थी जो फ्री फॉर्म था, उसने सी के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा 2 भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, एंड दिस इज़ व्हाट अल्फ़ा, टोटल अल्फ़ा तो हमें पता ही है, डैट इज़ जो भी हमने बी क्वांटिटी, जो भी हमने बी रिएजेंट को लिया है एक्सेस क्वांटिटी में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, अल्फ़ा सॉरी ए इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2, और इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके यहाँ से ए की क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ये जो था हमारा बी था, हमारा हम बात करें बी का कितना भाग ने ए के साथ रिएक्ट किया और एनालाइज किया, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट को फाइंड कर सकेंगे इन द बैक टाइट्रेशन। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं, हमने बैक टाइट्रेशन के प्रिंसिपल की बात कर ली। बैक टाइट्रेशन का बहुत बड़ा प्रिंसिपल एम्प्लॉयड होता है। अब जैसे कि आप पढ़ोगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में वोलार्ड्स मेथड होते हैं, ये जीपैट का भी क्वेश्चन है। सो वोलार्ड्स मेथड में बैक टाइट्रेशन है हमारा, है ना। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में, जैसे मैग्नीज के बारे में हम बात करें, है ना। मैग्नीज में हम क्या करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA को ऐड करते हैं, देन उसको हम फिर टाइट्रेट करते हैं, हमारा जो भी मेटल्स आयंस होता है, जो भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ टाइट्रेट करते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन की बात करें हमने बैक टाइट्रेशन के, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी हम बात करें बैक टाइट्रेशन के बारे में होता है, ठीक है। मैं इसके एग्जांपल आपको दे देता हूँ साथ के साथ, जो कि हम बात करें इसका यूज हम करते हैं एस्प्रीन के एस्से में। एस्प्रीन के एस्से में हम इस बैक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर दैट वी विल टेक अ फ्लास्क हियर, ठीक है। हम यहाँ एक फ्लास्क ले लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ क्या ले लिया, एस्प्रीन ले लिया है। ओके, सो एस्प्रीन क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ वीक एसिड। और हमने ये बोला कि कंडीशन ये है बैक टाइट्रेशन के लिए कि जो हमारा ये होना चाहिए, कुछ कंडीशन थी। तो इसमें कंडीशन जो एम्प्लॉयड होगा ये होगा हमारा स्लो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन एम्प्लॉयड होगा वो होगा स्लो रिएक्शन। तो अब क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करते हैं, इस केस में क्या करेंगे, इस एस्पिरिन में हम एक्सेस अमाउंट में NaOH को ऐड कर लेते हैं। NaOH इन एक्सेस अमाउंट में हम NaOH को ऐड कर लेंगे। ओके, और जो NaOH, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में डेफिनेटली हमने यूज जो किया है, तो कुछ अमाउंट क्या करेगा, इस एस्पिरिन के साथ रिएक्ट करके इस चीज़ को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और जो कुछ NaOH क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। जो NaOH फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा उसकी हम फिर फर्दर टाइट्रेशन कर देंगे विथ व्हाट, HCl। और जो हमें रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम क्या कर देंगे, करेक्शन मेड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंड वी विल गेट द रीडिंग ऑफ एस्पिरिन। और इस तरीके से हम एस्पिरिन की एस्से कर सकते हैं। सो हमने एस्पिरिन के बात करें, एप्लीकेशन को देखा, टेक्निक्स को देखा और उसके प्रिंसिपल को समझा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमने बात की बैक टाइट्रेशन। ओके, हमने बात किया डायरेक्ट टाइट्रेशन, हमने बात किया ब्लैंक टाइट्रेशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एस्से की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एस्से और प्यूरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये एस्से क्या होता है। तो देखो एस्से को देखते हैं पहले। सबसे पहले हम देख लेते हैं एस्से के बारे में। ओके, ये क्या होता है एस्से। ओके, यस, वी विल टॉक अबाउट एस्से। एस्से क्या होता है ये, हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट कहता है एन एस्से, अब इस चीज़ को ध्यान से समझोगे, एन एस्से इज अ प्रोसेस of analyzing a substance to determine its composition, or quality, सो हम बात कर रहे हैं कि एस्से होता क्या है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी एनालाइट के कंपोजिशन और उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। ओके, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा हम बात करें ये कैसा टेस्ट होता है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दोनों ही होता है। क्वांटिटेटिव
एक ऐसा होता है क्वालिटेटिव भी होता है और ये क्वांटिटेटिव भी होता है। ओके, कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें, हम इसमें क्या मेज़र कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि कंपोजिशन और क्वालिटी को मेज़र कर रहे हैं, मतलब इसमें हम डिटरमाइन करेंगे किसी चीज़ की प्रेजेंस को। ऑब्वियसली हम बात करें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो प्रेजेंस होगा, अमाउंट होगा और फंक्शनल, और हम बात करें फंक्शनल एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ए टारगेट एनालाइट और इंटिटी। टारगेट इंटिटी हम लिख देते हैं यहाँ, टारगेट इंटिटी। ओके, सो ये कुछ टर्म थे अबाउट द एस्से। ठीक है, अब हम एस्से के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, क्योंकि बहुत टाइम क्या हो जाता है, इस चीज़ को समझना हो जाता है कि ये एस्से का क्या ये होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, सो कुछ और टर्म्स, कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो हम एक ये ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, जो कंटेन कर रहा है उसके अंदर जो हमारे सब्सटेंस है, उस ड्रग के अंदर हमारा सब्सटेंस है A प्लस B प्लस C। ये A हमारा क्या है, API है, डैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बाकी हमारा क्या है, एक्सिपिएंट्स है। ये जो API है ये प्रेजेंट है हमारा, मैन्युफैक्चरर ने बोला 100 ग्राम। ओके, और ये प्रेजेंट है 50 ग्राम। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में हम बात कर रहे हैं, एंड ये है हमारा 50 ग्राम। तो टोटल कितने हुए, 200 ग्राम। सो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी ग्राम फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ए प्रेजेंट इन 200 ग्राम एक्चुअली। इस 200 ग्राम में ए की कितनी ये प्रेजेंट है, मतलब हाउ मेनी ग्राम फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ए। ओके, ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम इस बात में ये बोल रहे हैं कि इस ए में जो है 100 ग्राम कितना प्रेजेंट है, हम बोल रहे हैं इस ए में 100 ग्राम कितना प्रेजेंट है, तो हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर 100 ग्राम ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो 100 ग्राम ही बोल रहे हैं, पहला केस है ये हमारा, जिसमें बोल रहे हैं 100 ग्राम प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऑफ ए विल बी 200 में कितना, हमने बोला कि 100 ग्राम प्रेजेंट है पहले से, मतलब कि प्रेजेंट था, और हमने जब ऐसा किया तो 100 ग्राम ही मिला। तो हम इस केस में बोलेंगे ऐसे ऑफ ए विल बी व्हाट, इक्वल टू 100%। ओके, हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा में हम मान रहे हैं कि हमें ऐसे के बाद ये पता चला कि ए कितने में प्रेजेंट है, कितना उसकी क्वांटिटी है, 90 ग्राम। सो वी विल से डैट ऐसे ऑफ बी विल बी, इस केस में क्या होगा, 90%। तीसरा केस हम ले लेते हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि 110 ग्राम प्रेजेंट है इस 200 ग्राम टोटल मटेरियल की बात हम कर रहे हैं, या आप बात करो सैंपल की बात करो। सो हमारा जो ऐसे होगा, रिज़ल्ट होगा ऐसे ऑफ, या बी मैंने लिखा है, ये ए ही होगा, इट्स मिस्टेक। सो ऐसे ऑफ ए विल बी, इस केस में कितना हो जाएगा, 110%। ओके, ये कुछ एग्जांपल था ऐसे के बारे में। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें एक डाटा मिला कि ऐसे क्या हो सकता है, 100% हो सकता है, 100 के बराबर हो सकता है। ओके, लेस देन 100 हो सकता है, जैसे हमने दोनों केस में देख लिया, लेस देन 100। और क्या हो सकता है, मोर देन 100 भी हो सकता है।
और यही जब आप आगे की ओर पढ़ोगे प्यूरिटी के बारे में या कंसंट्रेशन के बारे में, ये इस चीज़ का क्या हो सकता है, रिवर्स हो जाता है। ये क्या होता है हमारा, मोर देन भी हो सकता है, मोर देन 100%। तो ये हमारा था एसे के बारे में। अब हम देखते हैं ये प्यूरिटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्यूरिटी और एसे के बीच में। तो मैं इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ कन्फ्यूजन। हम बात करते हैं प्यूरिटी। प्यूरिटी, ओके। सो हम प्यूरिटी की टर्म को देख लेते हैं, उसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये हमें बोलता है डिग्री टू विच a substance is undiluted or unmixed with extraneous material expressed as percentage, सो हम बात करते हैं कि जो हमारा प्यूरिटी होता है वो क्या करता है, डिग्री होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना डाइल्यूटेड है, कितना उसके अंदर मिक्स, मतलब कितना उसके अंदर मिक्सिंग है विथ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रानियस मटेरियल, जो भी हमें चाहिए नहीं वो मटेरियल, दैट इज़ अनवांटेड मटेरियल। और इस चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज में, ठीक है। सो अब आप ये बात बोलोगे क्योंकि कुछ मिलता है, ये प्यूरिटी एसे से कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि बहुत लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को बताता हूँ आपको कि हमने बोला कि जो हमारा एसे होता है इट इज़ क्वालिटेटिव एंड अ क्वांटिटेटिव, लेकिन इस चीज़ को आप याद रखोगे कि हमारा ये जो प्यूरिटी होता है इट्स अ क्वांटिटेटिव, ओनली quantitative, sorry, yeah, quantitative, okay, quantitative type of essay. You can write over here type of essay, ओके। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एसे होता है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमारा ये जो होता है, हम बात कर रहे हैं लेबोरेटरी ग्रेड इथेनॉल की बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी ग्रेड इथेनॉल इज 95% क्या होता है, प्योर होता है। सो इसका मतलब ये है कि इस लेबोरेटरी ग्रेड इथेनॉल में 95% सैंपल किसके हैं, इथेनॉल के हैं, बाकी 5% क्या है, वाटर हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्यूरिटी बोलते हैं। तो आपको इस चीज़ को मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है एसे में और प्यूरिटी में। छोटा सा डिफरेंस और आप समझ लो, जो एसे होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एसे की। सो जो एसे होता है, यहाँ पर और मैं लिख देता हूँ, एसे किस चीज़ पे फोकस करता है, मेन कंपोनेंट। ये फोकस करता है आपको मेन कंपोनेंट पे, ओके। और ये फोकस करता है, जो हम बातें प्यूरिटी की, ये आपको फोकस करेगा एनालिसिस ऑफ इम्प्यूरिटीज़ के बारे में। ये फोकस कर रहा है एनालिसिस ऑफ मेन कंपोनेंट
जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था एपीआई के फॉर्म में। और ये किस चीज़ पर फोकस करता है, इम्प्योरिटीज ऑफ द सैंपल टू बी एनालाइज्ड। सो ये हमारे एस्से और प्योरिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और आप इस चीज़ को क्या होते हैं, कभी कभी अगर आपको याद रहता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कुछ बात और, जैसे कि क्या होगा ना, बहुत जगह पे जब आप एस्से करोगे तो क्या होता है, वहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी लिख देते हैं वो। तो आप इस चीज़ को कभी कंफ्यूज मत करना है कि वो एस्से था, हमने एस्से निकालना था तो उसने परसेंटेज प्योरिटी क्यों लिखा है। तो एक बार और इस चीज़ को देखो, हमने क्या बोला है, इट इज़ प्योरिटी के बारे में बोल रहे हैं, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एस्से। तो हम बोल रहे हैं प्योरिटी क्या है, एस्से का ही एक टाइप है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। और जो प्योरिटी हो रही है, प्योरिटी क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो रहा है। तो एस्से को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ परसेंटेज प्योरिटी। ओके, तो आप इस चीज़ को कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि हमने इस चीज़ को बोल दिया है, जो हमारा एस्से है, एस्से जो प्योरिटी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एस्से दैट इज़ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एस्से। ठीक है, सो हमने डिस्कस किया एस्से और प्योरिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाता है फॉर्मूला फॉर एस्से। ठीक है, किसी चीज़ की परसेंटेज आ जाती है पूछने के लिए, तो हमें एस्से हम कैसे एनालाइज करें। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये आप चीज़ हमेशा याद रखोगे इस चीज़ को, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके। पहला चीज़ जो होगा हमारा ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग। ओके, हमें यहाँ लिख देते हैं रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ व्हाट, नॉर्मेलिटी ऑफ जो भी हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ, मान लो कि हम रेफरेंस लेते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। ठीक है, सिट्रिक एसिड का हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें आगे में सिट्रिक एसिड का ही पढ़ना है। तो हम यहाँ बात करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, जिसकी हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। ओके, इनटू IP फैक्टर, पर्टिकुलर केमिकल का अपना अपना क्या होता है, IP फैक्टर होता है, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। और ये कैसा नॉर्मेलिटी हमारा होगा, थ्योरेटिकली नॉर्मेलिटी होगा ये हमारा, थ्योरेटिकली नॉर्मेलिटी होगा। जैसे हमने ये करना है कि टू स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल NaOH, पहले क्योंकि NaOH के हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, देन उसका यूज करते हैं इन द एस्से ऑफ सिट्रिक एसिड। तो क्या होगा इस केस में, जो हमारे थ्योरेटिकली हम बात करें नॉर्मेलिटी, क्योंकि ये जो नॉर्मेलिटी है तो डिफरेंट आएगी। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, बट ये जो नॉर्मेलिटी होगी थ्योरेटिकली, तो इसको इस केस में हम क्या मानते हैं, 0.1, क्योंकि हम किस चीज़ के स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, बाय द क्योंकि NaOH के हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑक्सैलिक एसिड से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0.1। ठीक है, तो हमारा आ जाता है ना कि टू स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल NaOH। तो यहाँ पे जो हमारा थ्योरेटिकली नॉर्मेलिटी 0.1 हो जाएगा, इनटू, और लास्ट में हमारा होगा वेट ऑफ सैंपल, जो भी पर्टिकुलर चीज़ का हम एस्से कर रहे हैं उसकी कितनी हमने वेट ली है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एस्से ऑफ एनी मेडिसिन और एनी सैंपल टू बी एनालाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट different techniques of titration, purity and the assay। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर with your friends and relative। Thank you so much for watching this।